जी समण भाई बहन। वीडियो ऑन कर लें और ऑडियो बंद कर लें। वीडियो ऑन करने से जो रिकॉर्डिंग होती है वो अच्छी होती है, इसलिए जो भी साथी जो फ्रंट में है वो वीडियो ऑन कर सकते हैं, ऑडियो बंद कर लें। सभी साथियों को संगम नमामि। मेरा नाम अत्यंत कुमार है, समण अत्यंत कुमार। मैं हम जो है वो फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जनपद मतलब संकिसा के पास में वहाँ के रहने वाले हैं। कहते हैं कि समर संघ, समर संघ की उत्पत्ति, समर संघ कैसे आया, कहाँ से आया है। आज वैसे इंजीनियर्स डे और बिजनेस डे है, हम वो भी बताएंगे, लेकिन पहले हम समर की व्याख्या कर दें जिससे बहुत से साथियों को समर के बारे में जानकारी नहीं होगी। जो हमारे नए साथी आए हैं आज, उन्हें शायद समर के बारे में नहीं पता होगा, समर संघ के बारे में नहीं पता होगा। तो ये भी हम पहले इसको लेते हैं कि ये समर संघ क्या है और कैसे काम करता है। साथियों, पहले हम आपको एक छोटी सी चीज सुनाते हैं। कहते हैं, तुम्हारी हर तकलीफ को एक मुकम्मल जवाब हूं। तुम्हारी एक हर तकलीफ का मैं एक मुकम्मल जवाब हूं। कभी वक्त मिले तो शाम को जुड़ना, कभी वक्त मिले तो शाम को जुड़ना। मैं वही मैं वही समर पुराना समर संघ। साथियों, तो जो ये समर संघ है, संघ एक विशाल रूप है, और समर मतलब हम लोग जुड़ने वाले हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं, जो एक ग्रुप में बैठ के बात कर रहे हैं, वो समर संघ कहलाता है। समर की व्याख्या जो है वो बहुत पहले की गई थी। आज से जब चंद्रगुप्त मौर्य का काल था, उस समय समर की व्याख्या की गई थी कि समर कौन कौन थे। उस समय समर जो थे वो 16 प्रकार के लोग थे, वो 7 प्रकार के लोग। इसमें एक नंबर पे दार्शनिक लोग, जिनको भारत के या इधर उधर के जो चीजें थी उनको देखने का, पूरा देखने का और बताने का था, तो वो दार्शनिक लोग कहलाते थे। किसान दूसरे नंबर पर था, क्योंकि किसान ही भोजन तैयार करवाता था, मतलब भोजन के लिए वस्तुएं देता था, अन्न देता था, तो इसलिए उसको किसान को दूसरे नंबर पर रखा गया था। और किसान जो है, कभी भी जब भी युद्ध वगैरह होते थे तो किसान पर कोई भी युद्ध नहीं करता था। न किसान से अगर बगल में युद्ध हो रहा है तो किसान को कोई टच नहीं करता था, वो अपना काम करता था, चाहे इतने बड़े युद्ध रहे हों, लेकिन कभी भी आपने देखा होगा किसान को टच नहीं किया गया। तो किसान कौन है, वो भी समर थे। उसके बाद चरावाहे, जो गाय बैल भैंस बकरी जो चराया करते थे, उनको चराहे बोलते थे। उनकी भी बहुत ही, क्योंकि उस समय दूध ही मैन भोजन था, दूध फल रोटी, तो उनकी बहुत ही वो की जाती थी। उसके बाद कारीगर आते थे, जिनको आप हम कह सकते हैं कि इंजीनियर। आज की डेट में जो इंजीनियर, उनको भी कारीगर पहले कहते थे। ये हम उस काल की बात बता रहे हैं जब चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य काल था, उससे पहले का, उस समय की बात बता रहे हैं। मतलब ये पुरानी बात है, आज वही समर संघ चल रहा है। वो समर की व्याख्या हम आपको दे रहे हैं, इसीलिए कारीगर थे। उसके बाद 5वें नंबर पर रखे गए थे वो सैनिक थे। सैनिक जो कि युद्ध किया करते थे, विजय प्राप्त करते थे, वो लोग थे, मतलब सब समूह में रहते थे। उसके बाद जासूस थे, जो गुप्तचर कहते थे जिनको, वो लोग थे। सबसे अंत में पार्षद आते थे, जिसे आज नेता कहते हैं। उस समय नेता की कोई वैल्यू नहीं हुआ करती थी। उस समय इतनी नहीं, मतलब बहुत नीचे स्तर माना जाता था। सारे काम जो समर लोग थे वो समूह में रह के सारा जो आदेश देते थे वो नेता काम करते थे। वो समय ये स्थिति थी। आज का समय परिवर्तन हो गया है, सारा कुछ बदल गया है, सारी स्थिति बदल गई है, सारा समय बदल गया है। दुनिया में जो भारत के अंदर जितनी भी है, सारी दिनचर्याएं पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। लेकिन जब समर थे, समरों का राज था, उस समय सब एक समूह में रहा करते थे, एक संघ में रहते थे,
जिसे आज की डेट में हम समर संघ कह रहे हैं, वो उस समय ऐसी स्थिति में रहते थे। तो आप बताएं कि पहले की स्थिति ज्यादा अच्छी थी कि आज की स्थिति ज्यादा अच्छी है? अगर बाबा साहब ना आते तो शायद जो हम आज कर रहे हैं वो नहीं मिलता, जो नहीं होता। हम आज कमरे में बैठे हुए हैं वो नहीं होता, हम आज घरों में बड़े बड़े मकानों में बैठे हुए नहीं होता, क्योंकि बीच में जो स्थितियां रही हैं वो बहुत ही बुरी स्थितियां आ रही थी। आज इसीलिए पुनः समर संघ की आवश्यकता है, पुनः समर संघ को स्थापित करने की जरूरत है, पुनः समर संघ को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम लोगों, अब कोई ये तो है नहीं कोई दूसरा व्यक्ति आएगा और आके इस समर संघ को आगे ले जाएगा। समर संघ को तो हम ही लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, हम ही को आगे ले जाना पड़ेगा। ये सारे काम हमको ही साथ करने पड़ेंगे, ये जुड़ के करने पड़ेंगे। इसीलिए समर संघ का सिर्फ एक ही काम रहता है कि जुड़ें और जीतें। जुड़ेंगे तभी जीतेंगे, जब तक नहीं जुड़ेंगे नहीं जीतेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। समर संघ की स्थापना आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। जब समर संघ था तो हमारे पूर्वज राजा महाराजा थे। आप कह सकते हैं कि अशोक महान समर थे, चंद्रगुप्त मौर्य समर थे। वो स्थिति देखिए और आज की स्थिति देखिए कि कितनी अलग हो चुकी है। पूरे भारत, जो कि भारत जिस समय चौकोर कहा जाता था, उस समय हमारे समणों का राज था। हम सब राजा थे वहां पे, हम सब ने वहां पर राज किया। आप बताइए कि उस समय क्या स्थिति रही होगी, आज की स्थिति कैसी रही रहेगी? तो जो समर संघ है वो आज जो नवयान भारत तैयार हो रहा है, तो उसकी ही आज एक कदम है। इस कदम के साथ चलना पड़ेगा, तभी हम सब समर संघ को आगे ले जा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इस समय कितनी संगतियां हो रही हैं समर संघ की, कितने मतलब लोग जूम मीटिंग पे भी आ रहे हैं, कितने हाउस लग रहे हैं, कितना कार्य हो रहा है, लोग बहुत कार्य कर रहे हैं। सुबह भी मीटिंग होती है, शाम को भी मीटिंग होती है, लोग दिन में भी लगे रहते हैं। हमारे साथी सब बहुत काम कर रहे हैं इस समय समर संघ में, और करना भी चाहिए, क्योंकि आज के भारत को इस चीज की जरूरत है, हमारे लोगों को जरूरत है, हमारे श्रमण भाइयों को बहनों को इसकी जरूरत है, हमारे बच्चों श्रमण बच्चों की जरूरत है। ऐसे समर संघ की स्थापना के आगे बढ़ाने की बहुत जरूरत पड़ी है। इसीलिए आपको बता दें, पुराने से शुरू से बता देते हैं कि जब 5 मई से मीटिंग स्टार्ट हुई है, जब से स्टार्ट हुआ जूम मीटिंग पे, यहाँ पर लोगों ने बहुत रात तक जुड़े हैं, 2-2 बजे तक जुड़ते रहे सब, और 2-2 बजे जुड़कर लोगों को 12 बजे फोन करते थे कि आइए और जुड़िए। आज हम देख रहे हैं कि आज 140 लोग इस समय बैठे हुए हैं, सब अपना काम छोड़ के बैठे हुए हैं, कोई बारात छोड़ के बैठा हुआ है, कोई कुछ छोड़ के बैठा हुआ है, लेकिन काम में लगे हुए हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आज के भारत, या कहें बाबा साहब ने जो कल्पना की थी नवयान भारत की, उसकी कल्पना, वो कल्पना ही के लिए आज समर संघ में सभी लोग इस समय पोर्टल बैठे हुए हैं। नवयान भारत अगर बाबा साहब न लाए होते तो शायद है कि हम लोग इस भारत में रहना ही मुश्किल था, जीना मुश्किल था, बड़ा मुश्किल, बहुत ही मुश्किल काम था। हम आपको बाबा साहब का एक आज कंसेप्ट उन्होंने दिया था, अगर बाबा साहब को पढ़ना है, बाबा साहब को देखना है, तो आप एक D4 कंसेप्ट उनका पूरा है, उसको आप पढ़ें। इसमें मतलब पहला डी उन्होंने दिया था दलित। दलित मतलब कि डिप्रेस्ड क्लास जो थे उसको कहा गया दलित। दूसरा उन्होंने दिया था डिग्निटी मतलब आत्मविश्वास। बाबा साहब ने कूट कूट के आत्मविश्वास भरा था, तभी आज हम यहाँ जिंदा हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल होती है जीने में भी। तीसरा उन्होंने दिया था धम्मा। धम्मा का मतलब ये नहीं कि उन्होंने बुद्ध की कोई बात ज्यादा कही हो उसमें, उन्होंने जो धम्मा की बात कही थी वो नवयान की बात कही थी उसमें, पूरे के नवयान, भारत को नवयान कैसे लाया जा सके। सभी को पता हुआ कि
भगवान बुद्ध ने 3 यान दिए थे, एक हीनयान, एक महायान, एक वज्रयान। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसका चौथा नाम दिया था नवयान। जो भारत आज चल रहा है, भारत आज जो बना हुआ है, तो भारत एक मुट्ठी में बना हुआ है, तो भारत का आज पूरा संविधान है, वो आज नवयान का ही युग है। नवयान के युग से ही हम आज आगे बढ़ रहे हैं। चौथा उन्होंने दिया था डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि हम बलवान हो जाएंगे तभी हर चीज जीत पाएंगे, या हम बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे, पैसा हो जाएगा, धन दौलत हो जाएगी, तो हम उसमें डेमोक्रेसी पा पाएंगे। बिल्कुल नहीं। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि मूछ रखने से या शेर बनने से सब हो सकता है। उन्होंने तो एक बात कही थी, शायद लोगों ने सुनी होगी उस बात को, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, वो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो बाबा साहब ने तो ऐसी कल्पना, ऐसे भारत की उत्पत्ति करके, ऐसे भारत, नवयान भारत का हम लोगों को सौंपा था, और इसके आगे बढ़ेंगे। ये इतनी चीजें उन्होंने दी थी जिसकी कोई कल्पना नहीं हम लोग कर सकते हैं, जिसको हम लोग आज आज का भारत आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सारी चीजें दे दी हमको, सिर्फ हमको बढ़ाना है। भगवान बुद्ध, मतलब बुद्ध ने समर संघ दिया हमको, बाबा साहब ने समर संघ को आगे बढ़ाया, अन्य हमारे महापुरुष रहे होंगे, उन्होंने भी समर संघ को आगे बढ़ाया। और उन्होंने जब जब समर संघ को आगे बढ़ाया तब तक हम जीते हैं, तब तक हमने राज किया, तब तक हमने भारत के जितने भी लाभ थे वो पाए हैं। भारत में हर एक व्यक्ति रहने वाले ने लाभ पाया है। उसका लाभ जो है, जो समर संघ का लाभ जो है, आगे भी लोग पाएंगे, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए लोगों को जुड़ना पड़ेगा, जुड़ के एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, अपने पड़ोसी को जोड़ना पड़ेगा, अपने घर वालों को जोड़ना पड़ेगा, अपने भी बच्चों को जोड़ना पड़ेगा, अपने रिश्तेदारों को जोड़ना पड़ेगा। तब नवयान भारत की कल्पना को आगे आप बढ़ा सकते हैं। तब आप अपने बच्चों के लिए शिक्षा, समृद्धि और सारी चीजें दे पाएंगे, नहीं तो बड़ा ही मुश्किल काम हो जाएगा। इसीलिए भारत का एक ये गया। आज चूंकि इंजीनियर्स डे है, व्यवसाय का दिन है, तो हम बताएंगे आपको कि जो हमारे पूर्व में कारीगर थे उनको भी इंजीनियर कहते थे। उनको भी, जो सैनिक थे, जो औजार बनाते थे, औजार इस्तेमाल करते थे या करते थे, हल चलाते थे, किसान हल चलाते थे, हल तैयार करते थे, वो भी इंजीनियर थे। वहां से हमारे समण ही इंजीनियर है। इंजीनियर कोई कहीं और से नहीं आया है, कहीं कोई सीख के नहीं आया है। हमारे जो इंजीनियर आज शिक्षा से पा रहे हैं, पहले लोग वो अनुभव से बात करते थे, वो भी उस समय के, उस युग के इंजीनियर थे। उस आज कलयुग के इंजीनियर हैं, मतलब कल पुर्जों के इंजीनियर हैं। पहले तो वो बहुत ही बेहतरीन इंजीनियर हुआ करते थे। वो मतलब मिट्टी से लोहा बना के और लोहे से बना के वो साइकिल बना दिया करते थे या औजार बना लिया करते थे। ऐसे इंजीनियर थे हमारे। दूसरा ये है कि आज व्यवसाय का दिन है। हमारे समणों के अंदर व्यवसाय तो बचपन से ही कूट कूट के भरा हुआ है। आप उस समय जाइए जब वस्तु विनिमय का दिन था। वस्तु विनिमय कहीं बाहर से नहीं आई थी, जो वस्तु विनिमय हुआ था वो भारत में ही लोग आदान प्रदान का कहते थे। उस समय भी हमारे जो पूर्वज थे उन्हें इतना ज्ञान था कि तब भी वो व्यवसाय करते थे, वस्तुओं का आदान प्रदान किया करते थे, वो भी एक व्यवसाय है। आज हम पैसे से आदान प्रदान कर रहे हैं, पैसे से वस्तु खरीद रहे हैं, पहले वस्त्र से वस्तु खरीदते थे। तो इतना बड़ा व्यवसाय तो पहले भी लोग करते थे, हमारे पूर्वज, आज भी हमारे पूर्वज कर रहे हैं। और आज जो हमारी समणों की दुकानें हैं, सारी चीजें हैं, पहले भी हाट लगा करते थे। आप अगर
चाहे किसी राजयुग में चले जाइए या आदिकाल में चले जाइए, तब भी हमारे समर्थ जो पूर्वज थे वो इस तरीके से व्यवसाय किया करते थे। क्या, जैसे उन्हें गेहूं चाहिए तो उन्होंने क्या किया कि मेरे पास मक्का है, मैंने मक्का उगाई है, और उनके पास गेहूं है तो वो उनके पास गेहूं ले गए, उसी हाट में बैठा करते थे और हाट से जो है गेहूं उनको दिया और मक्का उन्होंने ले लिया। ऐसे ही आलू उगाया करते थे तो आलू भी उन्होंने ले लिया और गेहूं उनको दे दिया। इसी तरीके से फिर बाद में आभूषणों से खरीदने लगे। जब आभूषण आ गए तो आभूषण से खरीदने लगे। बाद में सोने के सिक्के चालू हो गए, चांदी के सिक्के चालू हो गए, उस चांदी सोने सिक्के से खरीदने लगे। तो व्यवसाय तो हमारे पूर्वजों ने हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। बच्चा पैदा हुआ, दूध पीने के बाद जैसे ही खड़ा हुआ उसे भी वस्तु का आदान प्रदान आ जाता है। तो समणों के अंदर व्यवसाय तो समाहित रहता है, पहले से ही समाहित रहता है। साथियों, ये सभी जानते हैं कि आज व्यवसाय करना भी बड़ी मुश्किल की बात हो गई है। आज जाने कितने टैक्स लगा दिए गए हैं, कितना प्रहार किया जा रहा है। कोरोना काल में व्यवसाय चौपट हो गए, खासकर हमारे समण लोगों के। बाकी लोगों के चलते रहे, लेकिन हमारे समण का व्यवसाय जो है वो चौपट हो गया है। हम खुद एक व्यवसायी हैं, हम खुद व्यवसाय करते हैं और सर्विस करते हैं, तो हमारा व्यवसाय बहुत चौपट हो गया था, लेकिन अब उसको उभार के आगे ले आए हैं, अब चल रहा है। गोल्डन रूल बता रखे हैं, अब हम ये बता दिए हैं तो हम आपको बताएंगे कि समर्थ संघ कार्य कैसे करता है। समर्थ संघ में जो साथी जुड़ते हैं वो एक टीम के तरीके से काम करते हैं। जो भी साथी यहाँ आया, दूसरा साथी लेके आया, या जिसने किसी ऑडियो वीडियो या कहीं से लिंक पाया तो वो आके यहाँ पर जुड़ता है, तो वो सुनता है। सुनने के बाद जब वो कहता है यहाँ साहब हमारे समझ में आ गया है, जब उसके समझ में आता है तो हमारा जो साथी जो पहले से स्पोक मतलब प्रवक्ता होता है वो यहाँ डिक्लेयर करता है खुद कि साहब मैं साथियों मैं समझ गया हूँ, अब मैं स्पोक बनने की स्थिति में हूँ। तब वो स्पोक बन जाता है और वो कार्य करना शुरू कर देता है और लोगों को जोड़ना शुरू कर देता है। क्योंकि जोड़ना ही जुड़ना, जुड़ना और जोड़ना ही एक ऐसी कला है जो समर्थ संघ को आगे ले जा सकती है, जो अपन हमारे बच्चों के भविष्य को बचा सकती है, जो हमारा आगे आने वाले बच्चों के भविष्य का, अपना भविष्य और अपने जो धन की रक्षा है उसको कर सकता है। बहुत से साथी सोचते होंगे कि मेरे पास तो बहुत धन है, मुझे क्या जरूरत है। किसी का धन नहीं है, धन के मामले में सब सरकार का धन है। जब चाहेंगे छीन लेंगे, जब चाहेंगे तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, जब चाहेंगे तुम्हारे खाते साफ कर देंगे, जब चाहेंगे तुम्हारे घर से निकाल ले जाएंगे, जब चाहेंगे तुम्हारी जेब से निकाल लेंगे। इसलिए ये कतई न सोचिए कि जब तक आप किसी दूसरे के कब्जे में हैं आपका कोई भी कुछ भी है। आपके पास कुछ भी नहीं है, ना आपके पास धन है, ना आपके पास दौलत है, ना आपके पास मकान है, ना आपके पास दुकान है, आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन अगर समर्थ संघ का जो कंसेप्ट चल रहा है उसको अगर आगे बढ़ गया और चल गया तो उस दिन आपके पास आपकी अपनी सब कुछ होगा, ना होते हुए भी होगा आपके पास। कैसे बताते हैं आपको। जब आपके जितने भी SC ST OBC कम्युनिटी माइनॉरिटी मतलब समर्थ संघ समण लोग एक साथ जान जाएंगे कि हमारी अपनी मूल क्या है, अपना क्या है, मैं हमारा क्या है, उस दिन आप चाहें जो चाहें वो कर सकते हैं, जैसे चाहें वो कर सकते हैं, जिसको चाहें उस पर आप कर सकते हैं, जिस चीज चाहेंगे उस चीज को कर लेंगे, जहां चाहेंगे वहां कर लेंगे, जिस जगह चाहेंगे वहां कर लेंगे। अभी आपके पास नहीं इतना है, इसलिए समर्थ संघ को आगे बढ़ाना जरूरी है, ताकि और किसी चीज के लिए। जब स्पोक बन जाते हैं तो यहाँ पर एक हाउस लगता है,
हाउस 1 तारीख को लगता है, प्रत्येक महीने की 1 तारीख को हाउस में सभी लोग उपस्थित होते हैं। अब तो अन्य साथी भी जो नए जुड़ते हैं उनको भी आते हैं। वहां पर जितने भी नियम पास होते हैं वो सारे नियम हाउस से पास होते हैं। कोई भी अलग से नियम नहीं बनाए जाते हैं, सब एक साथ मिलकर बैठ पास करते हैं। चाहे वो 200 लोग बैठे, 400 लोग बैठे, 500 लोग बैठे, वो संघ है, उस संघ में सारे नियम पास होते हैं, उसके अंतर्गत ही सारे काम होते हैं। अब आप बताइए, आप किसी संगठन में जाएंगे तो वहां क्या होगा, 3 या 5 या 7 या 11 लोग ही बैठकर उस कार्य को बताएंगे, आदेश करेंगे। क्या आदेश करेंगे कि आप ये कर लेना, आप वो कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो खुद का आदेश खुद पे लागू करना है, किसी का आदेश किसी पे लागू ही नहीं करना है। अब खुद का आदेश खुद पे लागू करना है। क्या काम करना है, हमको ये काम करना है, खुद कर लो। कोई ये सजेशन, हाँ खुद कर लो। भाई वहां पे समस्या आती है जहां पर हमें आदेश मिलता है किसी का, यहाँ तो सब बराबर के हैं, इसलिए कोई किसी का आदेश ही नहीं है, यहाँ तो सब खुद ही करना है। भाई आपको दुकान लगानी है अपनी, भाई लगाओ, बेचो, किसने मना किया? संघ ने तो मना नहीं किया कोई चीज। भाई व्यवसायी अपना काम कर रहा है, संघ ने क्या मना किया? संघ ने कुछ नहीं मना किया। संघ तो कहता है कि आप यहाँ आओ और अपनी बात कहो और अपनी बात सुनो, किसी की ना सुनो ना किसी की कहो। जब खुद पे खुद का अधिकार होता है तो वो एक अलग ही जज्बा होता है। जब हाउस में कोई चीज लाई जाती है तो उसको पास होने के बाद फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है उसका। इसी प्रकार से हाउस ही लगा था, जो आप देखते हैं कि बार बार सभी साथी, अभी बहन जी आई तो उन्होंने बताया था कि 10 गोल्डन रूल्स, वो 10 गोल्डन रूल्स किसी ने यहाँ नहीं अपने आप नहीं किए हैं, वो सबने एक साथ बैठ पास पास किए हैं, हाउस ने तैयार किए हैं। क्योंकि ये 10 गोल्डन रूल पहले ही थे। पहला नियम इसमें था केवल समझ। समर तो हमारे पुराने जमाने के लोग हैं तो उसमें समर ही आते थे, पहले भी समर काम करते थे, आज भी समर काम करेंगे तभी आप जीतेंगे, क्योंकि पहले भी समर ने काम किया संघ में, तभी जाके वहां पर राजा महाराजा बने, तभी उन्होंने सारा विजय प्राप्त की, तभी उन्होंने अपने आप को सशक्त किया था। तो आज भी हम केवल समर ही आएंगे और संघ को चलाएंगे, समर ही सब को संघ को चलाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात। दूसरा नियम था कि चंदा कभी नहीं, भाई चंदा तो लेने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जब समर्थ संघ को तैयार किया था तब उन्होंने कोई भी किसी से सिक्का या चंदा नहीं लेता था। बुद्ध ने भी कभी चंदा नहीं लिया, उन्होंने तो सिर्फ लोगों को बैठाल बैठाल के सिखाया, तो खुद की मेहनत की सभी ने, ठीक। तो उन्होंने कोई चंदा तो लिया नहीं, तो जो कि उन्होंने पूरा राज करवाया। बाबा साहब ने किससे चंदा ले लिया? बाबा साहब ने किसी चंदा नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ शिक्षा का ज्ञान दिया और शिक्षा से ही पूरा आज इतना बड़ा बाग स्थापित कर दिया, जिसके फल हम आज चटकारे हमारे खा रहे हैं। भाई जो आता है आम तोड़ा बस खा लिया, कोई भी बाग लगाने का प्रयास नहीं कर रहा है। फल तो सबको चाहिए लेकिन बाग भी नहीं लगाना है, किसी को एक पेड़ नहीं लगाना है। समर संघ आज तैयार हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो एक बाग की एक कड़ी आगे बढ़ने के लिए खड़ी है। सिर्फ आपको पानी डालना है। बाग तो बाबा साहब ने, बुद्ध ने और हमारे अन्य पूर्वजों ने, अन्य जितने भी पूर्वज थे वो लगा के गए हैं। तो हमें सिर्फ पानी डाल के आगे बढ़ाना है, उसके फल तो हमारे बच्चे पालेंगे। मुझे याद है कि जो संविधान, जो हमारे जो बाप दादा चिल्लाते थे कि जो संविधान बना है ये एक बाग तरीके से है, बाग एक एक पन्ना, एक एक लाइन इसकी जो है बाग के पौधे, बाग के पेड़ है। याद होगा आप लोगों को भी कि जब आप अपने आसपास देखते होंगे तो जाने कितने आम के पेड़ लगे होते थे, आज लोगों ने आम के पेड़ जो फाड़ दिए हैं, और आम कैसे मिल रहे हैं? बेकार के आम मिल रहे हैं। तो अगर हम बाग नहीं लगाएंगे तो आम कहाँ से खाएंगे? अगर हमने बाग के आम खा लिए हैं, तो अगर हम बाग की रखवाली नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे वो आम कैसे खाएंगे? आम खाने का शौक तो सबको है लेकिन लगाने का कोई नहीं। तो इसलिए हमको ये बाग
सींचना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, इसकी रखवाली करनी पड़ेगी, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और संगठन कब से ध्यान रख रहे हैं, लेकिन कोई नहीं रख पा रहा है। अब संगठन वालों के आ जाइए तो क्या कर रहे हैं, वो आए, उन्होंने एक बाग का पेड़ तोड़ा, चले गए, वो बाग उन्होंने फाड़ा, चले गए, उन्होंने झकझोर दिया बाग, चले गए। ये सब किया उन्होंने, कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन बाग के पेड़ को बचाने का काम पता ही नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी अपनी कहानी पढ़ के और चले जाते हैं। संघ जो है एक ऐसा स्वरूप होता है जो कि एक जंगल है, एक तरीके से आम के हर पौधे के, हर पेड़ के, हर फल का ये संघ एक ऐसा जंगल है जिसको आज तक कोई बिगाड़ नहीं पाया, काट नहीं पाया, खत्म नहीं कर पाया। सिर्फ हमको आगे और पेड़ लगाने हैं और कुछ नहीं करना है। अब हम वहीं पे आते हैं कि इसको तो वहां पे जो आदेश पारित हो जाते हैं उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। जो 10 गोल्डन रूल है उसमें हमने आपको 2 बताया। तीसरा है कि जाति अभ्यास कभी नहीं। भाई जाति, जब हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि 7 प्रकार के लोग थे, 3000 साल पहले की या 2000 साल पहले की या 2500 साल पहले की या 1500 साल पहले की कहानी है कि सिर्फ 7 प्रकार के लोग हुआ करते थे। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि यार तुम तो ऐसे ही बोल रहे हो, कहीं नहीं बोल रहे हैं। आप मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका, उसके पेज नंबर 186 को पढ़िए, उसमें साफ तौर से हर चीज उसमें मैगस्थनीज ने पूरी उसमें लिखा हुआ है कि समण कौन थे, समण कहाँ से आए, कहीं से नहीं आए, यही की थे। बाकी जो आया है वो बाहर से आया है, उससे कोई मतलब नहीं हमें, हम तो उसकी कहानी पढ़ते ही नहीं, हमें तो अपनी बात करनी है। तो जब साफ साफ कहा गया कि समण ही कहते थे तो हमें जाति अभ्यास करने की जरूरत क्या है। हम क्यों बताएं कि वो कौन जात की है, कौन जाति है, क्या है जात। बाबा साहब ने तो बिल्कुल ही जात को पता साफ करने के लिए बात कही थी। संविधान में भी उन्होंने कहीं जात का अभ्यास नहीं किया है, कहीं जात का शब्द ही नहीं लिखा है। आप पूरे संविधान को पढ़ लीजिए, उन्होंने कहीं नहीं लिखा हुआ है इस चीज को, जो पढ़े होंगे उन्होंने देखा होगा। तो जाति का अभ्यास हमें बिल्कुल नहीं करना है। हम 18-19 महीने से जुड़े हुए हैं, हमें आज तक नहीं पता है कि हमारे साथी जो हमारे साथ बैठते हैं संगीति में वो किस जाति के हैं, क्या है। मुझे ये पता है सिर्फ कि हाँ ये समण है, समण है तभी यहाँ बैठे हुए हैं, और इसीलिए समण की बात करते हैं। संघवाद मतलब केवल संघवाद। अगला चौथा नियम बताया गया केवल संघवाद, कि हमें सिर्फ संघ की बात करनी है और कोई बात नहीं करनी है। संघ पे ही अभी इतनी देर से हम बोल रहे हैं, हम संघ पे ही बोल रहे हैं, हम किसी और से नहीं बोल रहे हैं। मुझे किसी और से मतलब नहीं है, संघ पे ही बात करनी है। 5वां नियम पहले भी था, आज भी है, कि पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला। आप बुद्ध काल में जाइए तो कहीं पे न तो पद था, किसी के पास कोई पद नहीं था। पहले भी समर संघ में कोई पद नहीं हुआ, आज भी समर संघ में कोई पद नहीं है। समर संघ वाला कितना भी काम करता है वो स्फूर्त तो कहलाता है, लेकिन वो कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं होता है। वो अपनी प्रतिष्ठा पे कोई नहीं कहता है, वो सिर्फ काम करता है और उसे कोई मतलब नहीं है, चाहे उसे जाने कोई या ना जाने, पहचाने या ना पहचाने, इससे उसे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपने काम से काम मतलब रहता है। मंच, मंच हाँ बनता है, इतना बड़ा मंच बनता है जिसपे विशाल काय होता है, जो भी व्यक्ति आता है सब वहीं बैठते हैं, जो भी समर्थ साथी आते हैं उसी मंच बैठते हैं, उसी मंच रहते हैं, कोई अलग से मंच नहीं है। सभी जो भी साथी हमारे अभी तक जो मीटिंग्स किए हुए हैं या संगीत में गए हुए हैं उन्होंने इसी देखी होगी कि कोई मंच नहीं बनता है। माला आज तक कभी हमने देखा ही नहीं कहीं पढ़ता हो। भाई माला तो अगर व्याख्या किसी दिन कर देंगे तो आप जो वहां साथी हैं वो माला ही पहनना भूल जाएंगे, कभी नहीं पहनेंगे, क्योंकि माला की तो व्याख्या ही बड़ी अलग तरीके की है। उसको हमने पढ़ा है, पूर्वजों की किताबें पढ़ी हैं, हमने पढ़ा है मैगस्थनीज को, हमने पढ़ा है फाहियान की किताबों को। क्योंकि आप कभी भी देख लीजिए भारत के रमणों ने हमारी किताब में हमारा कोई भी चीज नहीं लिखी है। जो लिखी है तो हमारे जो विदेश से लोग आए थे उन विदेश दार्शनिकों ने, लेखकों ने वो लिख के गए हैं कि भारत जो था
वो समणों का देश पूर्ण रूप से था। अगला है संघ आदि से सबसे ऊपर होना चाहिए। संघ अगर कोई आदेश करता है तो सबसे ऊपर होना चाहिए। संघ अगर आदेश करता है कि आपको ये काम करना है, कोई व्यक्ति करता नहीं, संघ करता है, उसको करना चाहिए, क्योंकि संघ का आदेश सबसे ऊपर रखना चाहिए। तभी संघ की स्थापना जो हुई है वो आगे बढ़ सकता है, आगे चल सकता है, अन्यथा नहीं चल सकता है। अगला है कि संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। भाई राजनीति की जरूरत का है, जब आपका संघ होगा तो राजनीति की कहीं आवश्यकता ही नहीं। राजनीति तो आपके पास चल के आए। कितनी बार किसी पोर्टल पर बताया भी गया है कि जो राजनीति होती है वो लोगों से होती है। और हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि जो पार्षद पहले काम किया करते थे वो जनता के आदेश के अनुसार काम किया करते थे, और इसकी इम्प्लीमेंट जो है विदेशों में होती है, सिर्फ भारत देश में नहीं होती है। लेकिन जब ये महाभारत था, जब ये एक बड़ा देश था, जब महाभारत की स्थिति में था, ये पूर्ण रूप से एक विशालकाय देश था, तब इसमें जनता क्या सेवक कहलाता था पार्षद, ना कि वो उसमें राज किया करता था। जनता का राज था, बाकी जो कार्यकर्ता थे वो कार्य किया करते थे वो लोग, बाकी और कुछ नहीं। तो कहते हैं कि संघ को राजनीति में कभी नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता है, क्योंकि संघ का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। संघ कोई राजनीति कर नहीं सकता है। जो करेंगे संगठन करते हैं या बाकी करते हैं, उनसे क्या मतलब, वो नहीं, वो आज तक कर ही नहीं पाए हैं। जो उन्होंने बाबा साहब की किया हुआ ही आज तक फल भोग के चले गए। अगले जो है कहते हैं संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। बाबा साहब भी लास्ट में कह के गए थे, बुद्ध जी भी कह गए थे कि हमें अपनों ही धोखा दे दिया। हमने अभी बरेली में उस दिन गए थे तो हमने एक कहानी सुनाई थी, एक कुत्ता और गधे की। कभी सुना देंगे, बहुत ही सुना देते हैं, 2 मिनट की कहानी है, बहुत छोटी सी कहानी है कि कुत्ता गधा दौड़ लगाई तो वो गधे ने सोचा कि कुत्ते ने सोचा हम तो आगे निकल जाएंगे, हमसे क्या लेना देना, हम तो जल्दी पहुंच जाएंगे। गधा बेचारा सोचा कि हम तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो मैं धीरे धीरे दौड़ता चला गया। एक कुत्ता जब भागा तो चौराहे पे दूसरे कुत्ते उसके जो भाई लोग थे दौड़ पड़े उसके ऊपर, और वो बेचारा निकल नहीं पाया। जब वहां पहुंचा तो देखा था कि वो गधा पहले पहुंच गया, वो सिंहासन बैठा हुआ है। तो आज की स्थिति वाकई में यही है। तो इसलिए हमें राजनीति से, संघ को राजनीति से दूर ही रहना है। संघ राजनीति नहीं करेगा, संघ में घातक अपना ही होगा, क्योंकि समण ही कोई घात कर सकता है, बमण यहाँ आता नहीं है, इसलिए समण ही घात कर सकता है। इसलिए साफ साफ नियम बनाया गया है कि संघ घातक की वापसी संघ में नहीं भी होनी चाहिए, क्योंकि जो अपना ही घाव दे के जाए भाई, तो उससे बात करने की क्या जरूरत है। 10वां नियम बहुत ही बेहतरीन है कि ये जो नियम है इनको कभी बदला नहीं जाएगा। बिल्कुल सही, बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे संविधान नहीं बदलना चाहिए उस तरीके से ये संघ में भी जो नियम है 9 वो नहीं बदले जाएंगे और न बदलने की जरूरत पड़ेगी। ये सारी हमने आपको बताया सारी चीजें। अब हम बता दें कि एक 12 फरवरी को एक मीटिंग होने जा रही है, जो कि ताल कटोरा स्टेडियम में होनी है, और बहुत विशाल, मतलब 10,000 लोगों साथियों के लिए ये मीटिंग रखी गई है। और जल्दी से जल्दी हो सके तो उसमें रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। उसका खर्चा भी बहुत कम है, 310 रुपये है, क्योंकि खर्चा अपना स्वयं करते हैं सभी लोग। भाई अगर 10,000 लोग इकट्ठा करेंगे तो पैसा कौन इकट्ठा करेगा? भाई अपना खाओ, अपना कमाओ, अपना दो, अपना रखो। भाई खाना तुम्हारे पेट में जाएगा, हमारे पेट में जाएगा हमारा खाना, तो पैसे हमको देने पड़ेंगे। अपने घर पे खाएंगे या बाहर खाएंगे एक ही बात है। लेकिन जुड़ने के लिए अगर हम 310 रुपये खर्च कर रहे हैं तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अपने घर पे अपने वहां जाएंगे, सब लोग बैठेंगे, खाएंगे और चर्चा करेंगे और अपने अपने घर आएंगे। लेकिन ये 12 फरवरी 2023 को ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में ये संगति है, बहुत विशाल संगति है। बहरहाल कल आज भी एक संगति मुंबई में हुई है, अभी परसों एक बरेली में हुई है। लगभग तमाम जगहों पर पूरे देश में संगतियां हो रही हैं।
लोग जुड़ रहे हैं, लोग साथ चल रहे हैं, समर्थ संघ को आगे बढ़ा रहे हैं, समर्थ संघ की जो कल्पना है उसको आगे ले जा रहे हैं, और समर्थ संघ को आगे बढ़ाने की जरूरत आज पड़ी है, इसलिए आज बढ़ा रहे हैं, नहीं तो क्या जरूरत थी। सही बात है कि आप अगर इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, इसलिए उनको जोड़िए, क्योंकि उनको लिए जुड़ना जरूरी है, संघ में काम करना जरूरी है, संघ को ले जाना जरूरी है। हम आपको एक उदाहरण देते हैं संघ की ही, कि संघ बने हुए हैं अभी भी, हमारे ही बुद्ध के आइडियोलॉजी को लेते हुए संघ बनाए गए। किसने? मुस्लिम ने अपना संघ बनाया और वो आज कामयाब है। सिख ने अपना संघ बनाया, वो आज कामयाब है। ईसाई ने अपना संघ बनाया, वो आज कामयाब है। और सबसे बड़ी बात है कि योशियों ने अपना संघ बनाया, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो कामयाब है। और अंतरराष्ट्रीय में होने वाले कोई भी आदेश को बिना योशियों के संघ के अनुमति के कोई आदेश पारित नहीं हो सकता है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो, या चीन हो, जापान हो, या कोई भी हो, वो बिना उनके आदेश के वो नियम पारित नहीं कर सकते हैं। इसलिए समर्थ संघ को इतना मजबूत बनाओ कि भारत के अंदर होने वाले कोई भी कार्य को समर्थ संघ की बिना अनुमति के कोई कार्य न कर सके, कोई भी पढ़ ना सके, कोई राजनीति न चल सके, कोई भी पत्ता नहीं हिल सके। ऐसा समर्थ संघ को मजबूत बनाए। नमो बुद्धाय। जय भीम। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि।